सभी को नमस्कार। मैं जो भी विषय आपने रखा हुआ है वो वस्तु हमारे सबके लिए आवश्यक है। और सबसे बड़ी बात है कि इस समय, इस कालखंड में, जबकि सभी लोग परेशान हैं और परेशानी का कारण हमारी जो मूलभूत बातें हैं, जल, जंगल, जमीन और जानवरों के प्रति लोगों का ध्यान नहीं जाता, पर अभी जाने लगा है। जैव विविधता, पहाड़ों की खुदाई, रेत का उत्खनन, जल जीवों का नाश होना, पक्षियों का, इससे भी समाज में असंतुलन पैदा हो रहा है। तो जो ग्लोबल वार्मिंग है उसमें अभी एक विषय की चर्चा कम होती है, वो है आकाश तत्व होना चाहिए। जितना आकाश घटेगा उतना मन छोटा हो जाएगा, और जितना मन छोटा हो जाएगा उतना व्यक्ति अपने विषय में ही सोचने लगेगा। बड़ा मन होगा तो सबके विषय में सोचेगा। तो आकाश हमारे यहाँ सबसे बड़ा विषय था, आकाश तत्व। भारत के लोग पहाड़ों के ऊपर, नदियों के ऊपर जन सामान्य को भ्रमण करने के लिए प्रेरित करते थे, देश दर्शन को। ऊंची ऊंची पहाड़ों की चोटियों पर जाते थे जिससे आकाश को देखा जा सके, आकाश में रहा जा सके, खुला जीवन। तो अभी इसकी चर्चा कम हो रही है ग्लोबल वार्मिंग में और पर्यावरण संरक्षण में। धरती बचाओ, वृक्ष बचाओ, पानी बचाओ। पर मैं सोचता हूँ कि दो बातों पर बात नहीं हो रही है। एक है आकाश, आकाश को भी बचाना है। आकाश में भी हम लोगों के लिए संकट उत्पन्न हो रहा है, आकाश पे भी बहुत मारामारी चल रही है। और ये धीरे धीरे जब सिकुड़ तो अभी तो धरती पर हमको आकाश है अग्नि। अग्नि भी मनुष्य के जीवन में, बल्कि पूरी प्रकृति में अग्नि का बड़ा महत्व है। तो अग्नि को बचाना है, ये भी हमें ध्यान में नहीं है। अग्नि केवल जलाती नहीं है, जोड़ती भी है। लोहे के दो टुकड़े जोड़ना हो तो उसके लिए अग्नि की जरूरत पड़ती है। तो अग्नि केवल दाहक ही नहीं है, भोजन पचाना हो तब भी अग्नि की जरूरत रहती है। मनुष्य को जीवन जीने के लिए भी अग्नि के एक निश्चित तापमान की जरूरत रहती है। पानी में रहने वाले जीवों को भी एक निश्चित तापमान की जरूरत है। वो तापमान अग्नि ही है। और ये अग्नि का संतुलन कहीं बढ़ रहा है, कहीं बहुत अधिक घट रहा है। ये दोनों ही विषमताएं हमारे जीवन को दूभर कर रही है। तो आज के परिचर्चा के विषय में यदि हम इन बातों पर विचार करें तो ये बातें हमें कहाँ से मिली, इन बातों के ऊपर हम कितना सोचते हैं, कितना करते हैं। तो सैद्धांतिक रूप से भले ही हम इन पे चर्चा ना करते हो, खास करके गांव में, पर सिद्धांत व्यवहार में आया हुआ है। ये हमारे देश की विशेषता है। किसी ने संस्कृत में लिखे हुए ग्रंथ ना पढ़े हो, वहां के कथानकों को ना पढ़ा हो, विज्ञान की खोजों को ना पढ़ा हो, तो भी व्यवहार में आना है। सोच में ऊंचे विचार है। जैसे पंचांग पर खगोल की घटनाओं से लोग परिचित हैं। सूर्य की परिक्रमा से, पृथ्वी की परिक्रमा से, चंद्रमा की परिक्रमा से, 27 नक्षत्रों से। माने भारत के गांव गांव के अंदर कोई पुस्तकों में पढ़ा हुआ नहीं मिलेगा, पर आपको गांव में 10, 5, 25 लोग 27 नक्षत्रों के नाम जानते मिल जाएंगे, ग्रह नक्षत्रों के नाम जानते हुए मिल जाएंगे। तो ये हमारा
ज्ञान का जो लोकव्यापीकरण है, ये हमारे देश की एक विशेषता है कि कानों के माध्यम से सुन करके ज्ञान ग्रहण करते हैं और परस्पर बातचीत करने में भी बड़े बड़े सिद्धांतों को बोलते हैं, चाहे वे कबीर के दोहे हों या कवियों के माध्यम से छोटे छोटे दोहों में बात कही गई हो। घर घर के अंदर रामायण थी, इन सब के नाम है और ये खगोल से संबंधित बातें हैं। हम धरती की बात करते हैं और खगोल के ऊपर चलने वाली घटनाओं को सोचते हैं, और हम प्रकृति में संतुलन बनाने का व्यवहार, सिद्धांत नहीं पता, पर विवाह को जब मुहूर्त निकालते हैं तो विवाह के मुहूर्त में हम झाबुआ में रहते हैं, तो झाबुआ में संस्कृत और हिंदी दोनों ही विषय नहीं पढ़ाए जाते, पर वहां पर गांव के रहने वाले, गांव के जो मुखिया हैं जिन्हें तड़वी कहते हैं, वो कहते हैं कि विवाह तब तक ही है जब तक बिच्छू नहीं लगा। और बिच्छू का अर्थ है कि वृश्चिक राशि, और इस पूरे सौर मंडल के अंदर जो 12 राशियां हैं, फिर 12 राशि में बिच्छू लगना मतलब चंद्रमा और वृश्चिक राशि का मेल, ये कैसे होता है, क्या इनकी गणना है, क्या इनकी गति है, ये सिद्धांत में कोई नहीं जानता। लेकिन विवाह बिच्छू लग गया बंद, तो वृश्चिक राशि में चंद्रमा या सूर्य जब आते हैं तो क्या परिवर्तन होता है, पानी बरसने लगता है, और जब पानी बरसने लगता है तो सामाजिक पारिवारिक उत्सव बंद हो जाते हैं। तो हम जिसे ग्रामीण क्षेत्र कहते हैं, भारत तो गांव का ही देश है, अब तो हमारे बहुत से गांव शहरों में बदल गए हैं, ये सोचने वाली बात है। गांव शहरों में मर्ज हो गए, ये कोई बहुत दुखदाई बात नहीं है, पर गांव में होने वाली सहज वार्ता शहरों में बंद हो गई है। एक साथ घर मकान है लेकिन एक दूसरे से जो परिचय था वो बंद हो गया है। तो दुखदाई शहर बनना नहीं है, पर ग्रामीण जनजीवन में होने वाले जो संवाद थे, ग्रामीणों में रहने वाली जो आत्मीयता थी, ग्रामीणों में ज्ञान का आदान प्रदान करने की जो प्रक्रिया थी, गांव के अंदर बड़े अनुभवी लोगों से नई पीढ़ी के छोटे बाल, शिशु, किशोर, इनके अंदर जो अनुभवजन्य, अनुभूतिजन्य ज्ञान का प्रसार था वो शहरों में बंद हो गया। तो ये गांव का शहर बन जाना दुखदाई नहीं है, पर गांव की सामाजिक जीवन की जो परंपराएं थी, जिसमें ज्ञानात्मक से अपने घर में आएगा कोई व्यक्ति तो कैसा व्यवहार करेंगे, राहगीर से कैसा व्यवहार करेंगे, तालाब में जाना है तो कैसे नहाएंगे, नदी पानी के साथ हमारा व्यवहार, पहले दिन पानी गिरेगा तो क्या करेंगे, अक्षय तृतीया आएगी तो खेत में क्या करेंगे। तो ऐसे हर चीज को पर्यावरण के साथ व्यवहार करना है। सवेरे सवेरे उठ करके दातुन तोड़ेंगे तो वृक्ष से क्या संवाद होगा, और हर मुहूर्त में राहगीर के लिए सूर्योदय के समय, रात्रि के सोते समय, मंडल के समय हम रहते धरती पर है और जुड़ा हुआ था, जनजीवन जुड़ा हुआ, लेकिन गांव जो हमारे वैश्विक पर्यावरण से, पूरे ब्रह्मांड से जुड़ा हुआ था, वास्तव में इसे ब्रह्मचर्य कहते थे। पूरी दिनचर्या सूर्यास्त तक और 365 दिन के बदले हुए व्यवहार में हर तरह से हमारा जनजीवन, प्रकृति, पर्यावरण, खान पान, कौन से महीने में क्या खाना है, क्या नहीं खाना है, ये जो हमारे भारत की विशेषता
थी, इसके उदाहरण देके तो उदाहरण देना, लिखा हुआ ना, ये सीमित व्यक्तियों का काम है, लेकिन व्यवहार असीमित लोग कर सकते हैं। एक पुस्तक, एक सिद्धांत, एक सूत्र कहीं एक जगह लिखा है, पर उसको व्यवहार करने के लिए लाखों व्यक्ति स्वतंत्र हैं, कर सकते हैं। तो हमारे भारत में शिक्षा भी ऐसी थी कि किसी एक व्यक्ति ने लिख दिया और हजारों व्यक्तियों ने सुनकर के उसे व्यवहार करना शुरू किया। तो आचरण में बड़े बड़े सिद्धांत दिखाई देते थे, आचरण में दिखाई देते थे, वाणी में नहीं दिखाई देते थे। तो हमारे भारत में, जिसको हम अक्षय विकास कहते हैं, तो अक्षय विकास भारत में ऐसा था कि भारत में राज्य के अधीन बहुत कम काम थे। समाज अपने आप में स्वावलंबी था। राजा के लिए सुरक्षा, सीमाओं की सुरक्षा, दो व्यक्तियों के झगड़े और विवाद में न्याय की व्यवस्था, इतना ही काम था। शिक्षा, सामाजिक जीवन, व्यवहार, ये हमारे भारत की कुछ विशेषताएं थी। उन विशेषताओं के आधार पर कम से कम सुविधाओं में, कम से कम प्रकृति को नष्ट किए हुए बहुत अच्छा जीवन था, सुखद जीवन था। अभी भारत में 70-80 सालों में, जब से देश आजाद हुआ, भौतिक प्रगति हुई, विज्ञान के प्रयोग हुए, उनसे जो टेक्नोलॉजी बनी, गांव-गांव में आई, तो सुविधाएं बढ़ गई, लेकिन सुख कम हो गया। तो सुविधाएं बढ़ती जा रही हैं और व्यक्ति के पास सुविधाएं बढ़ने से समय बच रहा है, श्रम बच रहा है, लेकिन सबसे अमूल्य समय बचने के बाद उसका उपयोग क्या हो रहा है? हमारा जो श्रम बच रहा है उससे हो क्या रहा है? व्यक्ति में विलासिता आ रही है और विलासिता उपभोग को बढ़ा रही है। और जब कोई व्यक्ति उपभोग करता है तो फिर सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात नहीं हो सकती। उपभोग जितना ज्यादा होगा उतना क्षय करने वाला विकास होगा, नष्ट करने वाला विकास होगा। और क्षय किसका होगा? क्षय संतुलन बिगड़ेगा। क्षय का मतलब ये नहीं है कि पानी समाप्त हो जाएगा, क्षय का अर्थ ये नहीं है कि वायु घट जाएगी, लेकिन क्षय का मतलब वायु प्रदूषित हो जाएगी, पानी, हमारे उपयोगी पानी कम हो जाएगा, हमारे अंदर पृथ्वी का स्वरूप बदल जाएगा। तो ये अक्षय विकास का मतलब है कि पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि और आकाश हम लोगों के सामंजस्य से बना रहे, ये हर एक व्यक्ति के चिंतन में और व्यवहार में होना चाहिए। तो इसलिए जब हम बात करते हैं भारत की, जब हम बात करें भारतीय परिवारों की, तो उसमें मूलभूत अंतर है। हमारे भारत में जो जीवन व्यवहार है और भारत से बाहर जो जीवन व्यवहार है, उसका मूलभूत अंतर है। भारत में हर बात के लिए शोषण की बात नहीं होती कि मैं रहूं, जो प्रकृति के अंदर पेड़ पौधे लगे हुए हैं, तो हम सोचते हैं कि पेड़ पौधे सोते रहना चाहिए, रात्रि के समय पेड़ पौधों को हाथ नहीं लगाना। इसका मतलब हम पेड़ पौधों के भी सोने की चिंता करते हैं। बड़ी अच्छी कहानी है, एक कहानी से समझ में आता है कि कैसा सो रहे होंगे। कहते हैं कि गौतम ऋषि नदी के किनारे गए और उन्हें पता लगा कि नदी तो सो रही है, अर्थात पानी सोता है। संवेदना का स्तर कैसा था? नदी सो रही है, इस समय नहीं नहाना। नदी का पानी इस समय सुसुप्त अवस्था में, पेड़ सोए हुए हैं, पृथ्वी अभी गर्भकाल में नहीं आई है। पृथ्वी किस रूप में है? बारिश के पहले कैसी है, गर्मी में कैसी है? तो ये हमारे यहाँ शोषण का विचार नहीं था। लेकिन भारत की सीमाओं से बाहर जो देश हैं, जिन्हें आजकल पाश्चात्य देश भी बोलते हैं, पाश्चात्य बोला तो सभी देश आ जाते हैं, तो उनमें पृथ्वी सो रही है या पानी सो रहा है या पेड़ पौधे सो रहे हैं या पेड़, ये हंसी की बात है, ये विचारनीय बातें नहीं है कि आप पेड़ से दातुन तोड़ो और पूछो मैं आपसे दातुन तोड़ना चाहता हूं, मैं आपसे औषधि
लेना चाहता हूँ। ये हास्यास्पद बातें लगती है। आधुनिक विज्ञान में इन बातों को जड़ वस्तु मान करके इनके से एक पक्षी विचार, बस हमें इनसे व्यवहार करना है, इनका अपना कोई रिएक्शन नहीं होगा। तो जब हम इस तरह से सोचते हैं तो दो तरह के विचार होते हैं। एक, पेड़ पौधों को जड़ समझ के, पृथ्वी को जड़ समझ के, वायु को जड़ समझकर व्यवहार करते हैं, तब ऐसा एक समाज है। और एक ऐसा समझता है कि वायु भी हमारी तरह है, पृथ्वी भी हमारी तरह है, पृथ्वी भी माँ है, वनस्पति भी माँ है। हमारी संवेदनाओं के साथ उन्हें देखते हैं तो हमारा संबंध संवेदनाओं से जुड़ता है। और संवेदनाएं क्या कहती हैं? मैं भी रहूं और आप भी रहें, दोनों का रहना। एक व्यवहार का सूत्र है संवर्धन से समृद्धि। हर चीज का, केवल मैं जिसको ले रहा हूं इतना पर्याप्त नहीं है, उसका भी संवर्धन होना चाहिए। मैं यदि संवर्धन कर रहा हूं तो मैं जिससे संबंध बना रहा हूं वो का भी संवर्धन होना चाहिए, उसका भी विकास होना चाहिए। मेरा विकास हो, मैं रहूं और दूसरा नष्ट हो जाए, ये मूलभूत अंतर है भारत के विचार में। भारत कहते सभी जीव रहे, सभी जीवों को जीने का अधिकार है। जड़ और चेतन, जड़ वस्तुएं, उन्हें भी अपने रूप में रहने का अधिकार है। इसलिए हमारे यहाँ पहाड़ों को भी धराधर नाम दिया है। भारतीय विचार दर्शन में पहाड़ों के जब हम नाम लेते हैं तो पहाड़ों को धराधर कहते हैं, धरती को धारण करने वाले। अब हम पहाड़ों को काटते हैं तो पृथ्वी आखिर घूम रही है तो घूमती रहेगी, लेकिन कभी उसका संतुलन बिगड़ गया और उसका आधार, उसका रूप बदलना हो गया, उसका जो मूलभूत रूप है वो बदलना यदि बन गया, ये तो विज्ञान बताएगा। तो हमारे भारतीय दर्शन में पृथ्वी के रूप को विकृत नहीं करना, जल को विकृत नहीं करना। जल के साथ हमारी संवेदनाएं कैसी हैं? हाथ जोड़ करके प्रणाम करना। तो हाथ जोड़ के प्रणाम करने पे विज्ञान सहमत नहीं है, कहता है हाथ क्यों जोड़ना, और हम कहते हैं हाथ इसलिए जोड़ना। ठीक है, बोलता नहीं है तो क्या हुआ, उसके कारण हम तो बोलते हैं। वो मरता नहीं है, पर उसके अभाव में हम तो मरते हैं। तो हमारे जीवन का जो आधार है वो बना रहना चाहिए, और ये सबके लिए बना रहना चाहिए। तो हम अपना विचार करते हैं, लेकिन हम जैसा जीवन जीते इस तरह का ही जीवन सबको जरूरत है। सभी को पानी की, सभी को हवा की, सभी को पर्यावरण की, वो सभी को मिलता रहे, सभी को शुद्ध वायु मिले, सभी को छाया मिले, जानवरों के लिए भी खेती और भूमि, गोचर भूमि मिले। तो ये विचार भारतीय विचार है कि जिसमें सभी का जीवन पल्लवित हो, पुष्पित हो, फलित हो। तो मंत्रों में भी ये बात आती है, और मंत्र भी ऐसे जगह बोले जाते हैं जहाँ छोटे बच्चे से लेके बड़े बूढ़े सुन सके। हमारे यहाँ एक मंत्र है, उसमें क्या कहा, ईशावास्यमिदं सर्वम। यह जो हमें दिखाई दे रहा है ये सब ईश्वर का रूप आच्छादित है। ईश्वर इसमें है और ईश्वर में ये है। ईशावास्यम इदम सर्वम यत किंच जगत्याम जगत। जो हमें दिखाई दे रहा है और जो हमें नहीं दिखाई दे रहा है, या जिसे हम देखने का प्रयास करें और दिख जाए, या देखने के बाद भी ना दिखे, तो उसके लिए शब्द है आदि, अनादि और अनंत। तो जहां तक हम देख सक रहे हैं वो आदि, और उसके भी पहले जो है वो अनादि, और जहां तक हम देख रहे हैं वो अंत, और जिसके बाद हम नहीं देख पा रहे वो अनंत। तो अनादि और अनंत तक यत किंच जगत्याम जगत, ये जो संसार है जहां से हम खड़े हैं उस आदि के पहले अनादि, और जहां तक हमारी दृष्टि और पहुंच है, जहां तक हमारी सामर्थ्य है, वहां अंत के बाद जो है वो अनंत। यत किंच जगत्याम जगत तेन त्यक्तेन,
उस सब के बारे में हम नहीं सोचेंगे। भुंजी था, हम अपने लायक ही लेना है, हमें अधिकार नहीं करना है। जिस पर कोई नहीं है वो मेरा है, ऐसा नहीं सोचना। चंद्रमा पे गए और हमारा झंडा नहीं, चंद्रमा सबका है, समुद्र सबका है, पृथ्वी सबकी है, मैं भी सबका हूं। मेरे ऊपर भी मेरा अधिकार नहीं है। मेरा काम इस जीवन को धारण करना है, इस पर सबका अधिकार है। माता पिता का अधिकार है, भाई बहन का अधिकार है, परिवार वालों का अधिकार है, देश का अधिकार है, समाज का अधिकार है। तो तेन त्यक्तेन भुंजीता, मैं इसका उतना ही उपयोग करूंगा। मां गिरधा, और इसमें आसक्ति नहीं रखूंगा। अरे लेगा कौन, मैं ही ले लेता हूं। ये भी नहीं रखना आसक्ति कि अभी तो कोई भी नहीं है, पूरा जंगल खाली है, चाहे जितना ले लो, चाहे जितना धन कमा लो। मां गिरधा, वहां यदि कोई उसका स्वामी नहीं है तो अभी मेरा नहीं है, और मुझे ऐसा सोचना भी नहीं है, मेरी आसक्ति इसमें नहीं होना चाहिए। कस्य स्वेद धनम, किसी का हो या ना हो पर मेरा नहीं है। तो जब हम इस तरह का व्यवहार करते हैं तो हम कहते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट की हम बात करते हैं। ये अक्षय विकास है। ये ऐसे सोच से बना हुआ व्यवहार सबके जीवन का कारण बनता है, सबके सुखमय जीवन का कारण बनता है। तो हमारे भारत में मंत्रों के माध्यम से, और मंत्र भी हर मंगल प्रसंगों पे गाए जाते हैं। कहीं भी जाओ ये मंत्र आपको मिल जाएगा। विवाह हो रहा है तो विवाह में लड़का लड़की को एक साथ सामाजिक परिवेश में बोले, पर मंत्र क्या बोले जा रहे हैं? ओम देव शांति। तो देव क्या है? आधुनिक काल में जो सोलर सिस्टम है, जो सूर्य केंद्र है, वो एक नहीं है, अनेक सूर्य है, अनेक सूर्यों का अपना अपना ब्रह्मांड है। तो देव शांति, जो द्युति है, चमक है, जो ऊर्जा का स्रोत है, वो वहां भी शांत रहना चाहिए, उसमें अशांति नहीं पैदा होना चाहिए। अंतरिक्ष शांति, ये जो हमारे और उसके बीच में जो खाली जगह है, हर एक के बीच में, वो अंतरिक्ष में भी घमासान नहीं होना चाहिए, क्योंकि वहां घमासान भी हमको प्रभावित करेगा। और हम तो चंद्र ग्रहण सूर्य ग्रहण की छाया मात्र से विचार करते हैं। शनि मंगल एक दिशा में आ गए, पास में आ गए, उस पर भी विचार करते हैं। तो हमारे विवाह का प्रसंग है, परिवार इकट्ठे हैं, बच्चे 4 पीढ़ी इकट्ठे हैं, तब हम जाने अनजाने कह रहे हैं देव शांति। ये जो सूर्य को बना करके जो ब्रह्मांड बना हुआ है, ऐसे अनेक ब्रह्मांड में भी शांति रहे, और उसके और हमारे बीच में जो खाली स्थान है, अंतरिक्ष है, उसमें भी शांति रहे, वनस्पतियां शांति रहे, और वनस्पतियों से जो औषधियां मिलती हैं, अभी तो हम करते हैं दवाइयों के साइड इफेक्ट की बात, उस पर भी शांति रहना चाहिए। औषधियां भी हमारे जीवन की सुखकर रहना चाहिए। और इससे भी आगे बढ़ के जो अभी बुद्धिजीवी हो गए हैं, तो बुद्धिजीवियों का चिंतन भी कई बार राक्षसी हो जाता है, बहुत अधिक उपभोग को बढ़ाने वाला हो जाता है, बहुत अधिक त्याग में हो जाता है। इतने देव पुरुष हैं, विद्वान लोग हो जाए, इनकी सज्जनता भी गुम शांति, चारों तरफ शांति हो, और शासे नहीं हो जो हमको मरघट की शांति, जो हमें शांति, चुप्पी शांति नहीं, हमारे लिए शांति भी शांतिदायक हो, ऐसी शांति मुझे प्राप्त हो। मैं ऐसी शांति की अपेक्षा करता हूं कि जहां सभी में संतुलन हो। ये अच्छा है। विवाह ओम भद्रम कर्णे भी शृणुयाम देवा, कि कानों में हम दूसरे के कल्याण का सोचें, दूसरों के प्रति भद्रम, अच्छा सोचें, अच्छा करें, हाथों से अच्छा करें। तो हमारे भारतीय जनजीवन में गांव के स्तर पर भले ही वेद मंत्र ना पढ़ाए जा रहे हों, ना पढ़े जा रहे हों, जीवन मूल्यों की शिक्षा लोग
व्यापी होकर के गांव गांव के अंदर विद्यमान है। तो दुखदाई गांव का शहर बनना नहीं है, लेकिन गांव में सहजीवन और वो जब प्रभावित हो रही है तब हमारा डेवलपमेंट का जो विचार है, तब हमारा जो अक्षय विकास का व्यवहार है वो बाधित हो रहा है। तब मैं केवल मेरा सोच रहा हूं, मैं हम अपना सोचने लगते हैं हो जाता है। तो मनुष्य के जीवन में परमार्थ है। और भारतीय स्कूलों से लेकर के वृद्धावस्था तक मनुष्य को क्या कहा कि हमें कैसा बनना है कि परहित सरिस धर्म निभाए, दूसरों के जीवन का उत्कर्ष करने में अपनी सार्थकता है, तो उत्कर्ष की ओर ले जाए, कष्ट करना। और दूसरे का जीवन में केवल जीवित मनुष्य नहीं है, पशु पक्षी भी है, पेड़ पौधे भी हैं, जड़ चेतन दोनों हैं। परहित सरिस, मेरे जाने से तालाब गंदा होगा लेकिन दूसरे व्यक्ति को स्वच्छ पानी नहीं मिलेगा, तो मैं अपने नहाने के बाद, स्नान करने के बाद जो स्थान छोड़ूंगा, दूसरे को वैसा ही पवित्र स्थान मिलना चाहिए। तो ये दूसरों का चिंतन हमारे व्यवहार में शामिल था। शहर में आ गए, अपरिचय हो गया, परिचय नहीं रहा तो भय व्याप्त हो गया, तो भयभीत व्यक्ति किसी से परिचित नहीं करता। तो जितना ज्यादा शहरी जीवन है वो भयभीत जीवन है, और गांव का जीवन निर्भय जीवन है। गांव का जीवन एक दूसरे से परिचित जीवन है, और जहां परिचय होता है वहां निर्भयता रहती है, जहां परिचय होता है वहां विश्वास रहता है, और जहां परिचय नहीं रहता वहां अविश्वास रहता है, और अविश्वास के मूल में, अविश्वास में भय रहता है। और भय माने सुरक्षा, अत्यधिक अपने प्रति संवेदनशील, दूसरों के प्रति संवेदनशील नहीं। तो दूसरों के प्रति भय, दूसरा मुझे खा जाएगा। फिर हमारा प्रशासन तंत्र भी ऐसे, सावधान, कोई वस्तु पड़ी मत खाओ, जहर हो सकता है, सावधान, आपके पास जेव कतरा हो सकता है। ये हमारा विचार कहाँ पे है? कौन से शास्त्रों में, कौन से संविधान में कि सावधान, आपके पास में जेब कतरा हो सकता है। भगवान है तो भगवान हमको मारेगा थोड़ी, भगवान है, जंगल में भी भगवान। चिंतन में तो धोखा देने वाले के प्रति भी हमारे जीवन में उसके प्रति सद्भावना होना चाहिए। गांधी जी भी बोलते थे कि पाप से घृणा करो, पापी से नहीं। तो हमारे भारत में भी बोलते हैं कि हम दुष्कृत्यों से अपने आप को दूर रखें। दुष्कृत करने वाले को आखिरी क्षण तक मौका दें उसे बदलने के लिए। बहुत आखिरी क्षण पे जब बिल्कुल ही ना बदले, कि जब तक हमारी आत्मा है, तो आत्मा तो परमात्मा रूप है, सब में एक जैसी, पर जिस देह के कारण उसमें बनी हुई व्यवस्था को तोड़ रहा है, तो उसे अवसर देने से व्यापक समाज जीवन का हित है, तब उसको सजा देना, तब उसकी दंड विधान है, तब उसको मृत्यु दंड की सोचना है। और मृत्यु दंड के बाद भी प्रायश्चित के बाद क्षमा। तो ये हमारा सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए हमारे भारतीय जीवन दर्शन में अनेक प्रसंगों पर, जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत हम घर में कैसे पढ़ाते थे, फिर युवावस्था वृद्धावस्था को प्राप्त हुए तब क्या है। तो हमारे यहाँ क्या है कि बस अब तो समाज के लिए आप मोहमाया छोड़ो, समाज के लिए करो, अपने बारे में सोचना बंद करो। तो हमारा भारत में सस्टेनेबल डेवलपमेंट का ही रूप था, और वो व्यवहार में था, और आज भी व्यवहार में है। ऐसा नहीं है कि आज नहीं है, लेकिन इसको जितना हमने प्रभावित कर दिया पाश्चात्य जगत से, जैसे वायु प्रदूषित हो गई, जैसे जल प्रदूषित हो गया, जैसे पृथ्वी प्रदूषित हो गई, ऐसे ही हमारे विचारों में भी प्रदूषण आ गया।
और विचारों में प्रदूषण आया तो व्यवहार में भी प्रदूषण आ गया, व्यवहार प्रदूषित व्यवहार होने लगा, और प्रदूषित व्यवहार से अविश्वास आ गया, अविश्वास से ताले लगने लगे। अब हर घर में ताले हैं, हर घर में घंटी है, हर घर वाला पूछना कैसे, तो ये हमारा प्रदूषित व्यवहार करेंगे, जिससे मिलने आए और वो नहीं है तो हम बात करेंगे। तो अब जो घंटी बज रही है दरवाजे पर, वो घंटी क्यों बज रही है? क्योंकि अविश्वास है, पता नहीं कौन व्यक्ति आ गया, कौन धोखा देने वाला आ गया। तो ये हमारे विचारों में जो प्रदूषण फैला, उस प्रदूषण के कारण व्यवहार वैसा बन गया, अविश्वास में व्यवहार बन गया, और अविश्वास के कारण सुरक्षा चक्र बढ़ाना पड़ रही है, पुलिस बढ़ाना पड़ रही है, वैसे कानून बनाना पड़ रहे हैं, और वैसे कानूनों के अंदर हम सुरक्षा ढूंढ रहे हैं। तो सुरक्षा ढूंढना है हमें व्यवहारों में, सुरक्षा ढूंढना है हमारे भारतीय तत्व ज्ञान में, और भारतीय तत्व ज्ञान में, भारतीय वैचारिक अधिष्ठान में समाज के सहजीवन की शिक्षा, एक दूसरे से मिलजुल करके अपनी तरफ से अपना सर्वस्व न्यौछावर करना, जिसे बलिदान कहते हैं, बलिदान करके दूसरे को जीवन देना। इस तरह का जो समाज है, उस समाज में दूसरे को मार के सुखी होना, दूसरे के अधिकारों का हनन करके सुखी होना, दूसरे का अपहरण करके सुखी होना, ये हमारे विचारों में वैचारिक प्रदूषण से बने हुए विचार का व्यवहार हमको अभी दिखाई दे रहा है, और वही हमारी चिंता का कारण है। वही चिंता हमको प्रेरित करती है कि हम फिर से अपनी जड़ों की तरफ लौटें, और दुनिया भर के सारे देशों को भारतीय ग्रामीण क्षेत्रों में जो सुख शांति थी, भारतीय ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर जो पारिवारिक भाव था, वो ही भाव पूरे दुनिया भर के देशों में, परिवारों में हो। मनुष्य के जो विविधता है, रूप रंग की, स्वभाव की, इसके बाद भी हम में एकात्म तत्व है, हम सब एक ही परमात्मा के अंश हैं। इस व्यवहार से सब लोगों का जनजीवन हो, तो हम व्यथित हैं वर्तमान व्यवहार को देखकर, और चाहते हैं कि फिर से मनुष्य मनुष्य के अंदर प्रेम हो, मनुष्य पशु पक्षी जीव जंतुओं का सहजीवन हो, और ऐसे 5 तत्वों से मिलकर के बनी ये प्रकृति सबके लिए है, और सब मिलकर के इस प्रकृति को बचाएं और प्रकृति से हम जीवन पाएं। तो ये सह अस्तित्व, सहजीवन हमारे भारत की जो मूल प्रेरणा है, वही हम लोगों ने व्यवहार में देखी है, अभी भी दिख रही है। जहां जहां ये व्यवहार में है वहां बहुत आनंद है, जहां जहां ये व्यवहार कम हो रहा है वहां दुख है, वहां सब प्रकार की भयावहता है, वहां एक दूसरे के प्रति अविश्वास है, और वो एक दूसरे के प्रति अविश्वास विश्वास में बदले, एक दूसरे के प्रति असुरक्षा का भाव विश्वास में बदल के सहयोगी भावना में बदले, मैत्री युग बने। तो ये हमारा सामाजिक जीवन अच्छा बने, ये सोच करके हम विचार करते हैं कि अक्षय विकास कैसे होगा। तो अक्षय विकास के जो सूत्र हैं वो है संवर्धन से समृद्धि, और संवर्धन सभी का, जल का संवर्धन, जमीन का संवर्धन, जंगल का संवर्धन, जानवरों का संवर्धन, मनुष्य के जीवन मूल्यों का संवर्धन। तो संवर्धन से समृद्धि ये व्यवहार में आना चाहिए कि हम ले लें और वो नष्ट हो जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए, ना व्यक्तियों के बारे में, ना पशुओं के बारे में, ना पृथ्वी के बारे में, ना जल, सब बने रहें, सबका विकास होता रहे। संवर्धन से समृद्धि, यही वास्तव में अक्षय विकास का सूत्र है। और भारत में ये पुष्पित पल्लवित तो फलित होता रहा, अभी प्रभावित हो रहा है। जहां प्रभावित हो रहा है वहां शोषण, दोहन ये चल रहा है। दोहन उपभोग की शुरुआत है और शोषण उपभोग की इंतहा है। तो जब हम भोगोन्माद में बढ़ते हैं, लाभोन्माद में बढ़ते हैं, तो लाभोन्माद और भोगोन्माद, कामोन्माद, इच्छाओं की पराकाष्ठा, ये भारत में नहीं है। हमारे यहाँ तो इच्छाओं का समन और संतुलित जीवन और सबका जीवन, इस
पे हमारा जीवन रचना बनती है, अनेक प्रसंगों से, अनेक माध्यम, सुखी और वो भी प्रसन्न, वैभव संपन्न। वैभव भी आना चाहिए, धन धान्य भी आना चाहिए, लेकिन वो धन धान्य दूसरों के जीवन को नष्ट करके नहीं आना चाहिए। तो हमारे यहाँ वैभव की मान्यता है, विलासिता की मान्यता है, भौतिक जीवन की मान्यता है। दूसरों के जीवन को बनाते हुए यदि बन रहा है तो वही हमारा मार्ग है, अक्षय विकास का मार्ग है। आज भी अक्षय विकास होना चाहिए। तो सभी लोग संवर्धन से समृद्धि के रास्ते पे जाएं। शोषण और दोहन ये मनुष्य के अंदर भोगोन्माद, लाभोन्माद, कामोन्माद के परिचायक हैं कि हम अत्यधिक दोहन करें, अत्यधिक दोहन के बाद शोषण करें, और शोषण करते करते अराजकता आती है। और ऐसी स्थिति बन रही कहीं कहीं। जब कहीं कहीं बन रही तो विद्वान लोग, दूरदृष्टि के सोचने वाले लोग सोच रहे हैं कि ऐसा भयावह दृश्य बनने से पहले तो मिलजुल करके आसन्न भविष्य में जो भी कुछ बुरा होने वाला है, क्या हो सकता है, उसको पहले से ही भांप लें और अपने जन जीवन को अच्छा, सुखद, समृद्धशाली बनाने के लिए दूसरों के जीवन को सुखी विषय जो था वो मैंने आपके सामने रखा। और परस्पर संवाद के लिए भी मैं सोचता हूँ कुछ समय बच जाएगा तो अच्छा रहेगा। बहुत ही सुंदर और सजीव प्रस्तुति के लिए आपका बहुत धन्यवाद। आपने जो समृद्धि के विषय में कुछ अपने भारतीय चिंतन से उसको जोड़ने की कोशिश की है, तो जैसे मैं इसमें एक थोड़ा सा इस पर कैसे सोचा जाए, क्योंकि एक समय था जब हमारे जो संसाधन होते थे, भौतिक संसाधन, उन्हीं के द्वारा समृद्धि होती थी। आज जो है व्यवस्था वो ज्ञान आधारित होती जा रही है, तकनीकी कुछ लोगों के हाथ में होती जा रही है, तो जाहिर सी बात है समृद्धि जो है कुछ लोगों तक ही सीमित होती जा रही है। आपने देखा होगा कि भारत में जो 1% लोग हैं उनके पास ही देश की 80% संपत्ति केंद्रित हो गई है, और यह लगातार जो है इसका परिवर्धन होता जा रहा है, लगातार बढ़ती जा रही है। तो उनको आप कैसे, जैसे जिसके पास जंगल थे, जमीन थी, आपको याद होगा कि एक समय हमने सोचा कि हम जमीनों का बंटवारा कर देंगे तो देश में थोड़ा सा बेहतर स्थितियां हो जाएंगी, लेकिन उसके बाद भी, जमीन बंटने के बाद भी आज जो है देश के अधिकांश हिस्सों की स्थिति अच्छी नहीं है, बहुत सारे लोगों के पास जमीन नहीं है। तो इस विषय पर कैसे चिंतन किया जाए, ये थोड़ा आपसे मैं जानना चाहूंगा। हम इन विषयों पर जो व्यवहारिक बात है, हमारा जो एक्सपोजर है, हम पहले भारत में भारत दर्शन को, तीर्थ यात्रा को एक विशेष महत्व देते थे। वो तीर्थ यात्रा पर्यटन हो गई है। तो तीर्थ यात्रा मनोरंजन प्रधान नहीं थी, तीर्थ यात्रा भारत के प्रति भक्ति उत्पन्न करने के लिए थी, और वहां हमें भारत के सभी प्रकार के दर्शन हुआ करते थे। उसमें मैं छोटे रूप में एक दो उदाहरण इसलिए बताना चाहता हूं कि अच्छी बात चाहे नई काल की हो या पुराने काल की, हमें उसे समझने के लिए लेना चाहिए। शंकराचार्य जी भिक्षा मांगते हुए घूम रहे थे, तो शंकराचार्य जी या कोई भी साधु हमारे यहाँ ऐसे भिक्षा मांगते हैं, तो एक व्यक्ति ने सोचा साधु आ रहे हैं, उनको भोजन कराओ। तो साधु ने भोजन लेने से मना कर दिया। तब उन्होंने आग्रह से पूछा कि आप तो भिक्षा ही मांग रहे हैं और मैं दे रहा हूं। तो उन्होंने कहा नहीं, तुम्हारे पड़ोस में जो पड़ोसी रह रहा है उसके पास तो खाने को नहीं है। मैं उसके यहाँ जब लेने गया तो उसने कहा मेरे पास कुछ है ही नहीं, तो मैं उसके घर से 3 आंवले लेकर के आया, क्योंकि उसके अंदर भी देने की प्रवृत्ति रहना चाहिए। तो तुम्हारे घर के अंदर पड़ोस में कोई व्यक्ति भूखा सो रहा है, तो आप इतना धन संपन्न कैसे हो सकते? और उस व्यक्ति से
उन्होंने कहा कि मैं आपके घर भोजन नहीं कर सकता हूँ, ऐसे व्यक्ति के घर भोजन नहीं कर सकता हूँ। तो आप सोचिए कि एक साधु, एक संपन्न और एक अत्यधिक अभावग्रसित परिवार के बीच में संबंध बनाने के लिए कैसे प्रयोग कर रहा है अपने व्यवहार का। जो उसके अंदर साधु के प्रति मान्यता है, वो साधु क्या कह रहा है कि आपके पड़ोस में भूखा है तो आप कैसे इतने सुख से रह करके मुझे भोजन करा के और प्रसन्न हो सकते हो कि मैंने साधु को भोजन कराया। तो ये एक उदाहरण है। इसी तरह से अनेकानेक प्रकार के उदाहरण है समाज में। राम लक्ष्मण को लेके विश्वामित्र जी गए तो उन्होंने कहा भाई मेरे आश्रम पे जाने के दो रास्ते हैं, एक सुगम रास्ता है, एक कठिन है। कठिन रास्ते में इसलिए है क्योंकि वहां पे दुराचारी लोग ज्यादा हैं। तो ताड़का वध क्यों हुआ? क्योंकि लक्ष्मण ने कहा कि जो मार्ग को कोई रोक रहा है उसे हम रोकने नहीं देंगे, उस मार्ग को चालू करेंगे, उसके लिए हम संघर्ष करेंगे, आत्ताताई को निरंकुश नहीं रहने देंगे, और ताड़का को मारना पड़ा। तो समाज में जो एक्सपोजर था सभी प्रकार का, वो एक्सपोजर आज हमारा बंद हो गया है। तो 80% लोग हमारे गरीबों को देख नहीं पा रहे और अपने आप को ही देख रहे हैं, स्वयं में ही मग्न है। तो बचपन से लेकर के हमारे भारत में जो शिक्षण की प्रक्रिया थी, गुरु शिष्य परंपरा में एक साथ रहते थे, तो एक साथ रह करके सभी के सुख दुख को समझते थे। तो सुख दुख की अनुभूतियां समान हों, तो हमारे शिक्षण व्यवस्था में से भी तो ये बात चली गई कि मैं अत्यधिक बड़ा और अत्यधिक छोटा। तो छोटे होने के बाद उसमें आत्मग्लानि आ गई और बड़े होने के बाद उसके अंदर मैं सबसे बड़ा हूँ, स्वयंभू हूँ, संप्रभु, ये भाव आ गया। इसके कारण से वो अपने समाज के उन स्थानों को देख ही नहीं पा रहा है। और सच बात भी यही है, ये जो इकट्ठा हो रहा है उसमें इकट्ठे होने के बाद धनवान व्यक्ति को समाज के बहुविध उन्नति के कार्यक्रमों में अपने धन को दान के रूप में देना चाहिए। और दान उसी को कहलाता था कि जिसमें समाज के उत्कर्ष की बातें हो। अच्छे शिक्षा संस्थान चले, किसी के पास धन आ गया, शिक्षा संस्थान चला। कोई अभाव ग्रसित है, उसको उसके अभाव में कभी जीवन में अभाव ना आए ऐसी योजनाएं चलाए। केवल भोजन कराना, कंबल बांटना ये दान नहीं है। ये दया और करुणा के आधार पर चलने वाले जो उपक्रम है वो ठीक नहीं है। दान मतलब संपूर्ण समस्या का निदान। विश्वविद्यालय चालू करें, समाज के अंदर जो अभाव है वो हमारे व्यक्ति को अभाव न रह जाए। तो जो धन संग्रह करते थे वो धन का संबंध है उद्यमता से, बुद्धि से। तो किसी के पास बुद्धि ज्यादा है, उसने संग्रह कर लिया, तो संग्रहित व्यक्ति बांटने का काम करे। अब बांटने की वृत्ति नहीं है। तो हमारे समाज के अंदर दो बातें हैं कि धनवान व्यक्ति से लोग कहते हैं धनवान से पैसे मांगो। देखो पैसा देता है दानी व्यक्ति, कंजूस नहीं देता। कंजूस व्यक्ति तो संग्रह करके रखता है, और जो व्यक्ति के पास धन होना चाहिए, तो दानी व्यक्ति धनवान बने तो बांटेगा, और कंजूस व्यक्ति धनवान बने तो शोषण करेगा। तो हमारे समाज में ज्ञान के स्तर पर संग्रह करने वालों के अंदर ये बात नहीं आ रही है, तो इसलिए वो संतुलन बिगड़ रहा है। अत्यधिक धनवान होने का अहंकार हो रहा है, उसे सम्मान मिल रहा है। हमारे समाज में अत्यधिक पैसे वाले को सम्मान मिल रहा है, सरकार भी उसे सम्मानित कर रही है। तो जो बहुत अधिक संग्रह करता है उसे समाज में सम्मान नहीं देना चाहिए। जैसे साधु सन्यासी का मैंने उदाहरण दिया, तो हमारे समाज में किसको समर्थ माना जाए? तो हमारे यहाँ त्यागियों का सम्मान है भारत में, और अभी तो त्यागियों का सम्मान बंद हो गया, धनवानों का सम्मान हो रहा है। अभी भी हमारे यहाँ भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस के फोटो मिल जाएंगे, लेकिन बड़े बड़े उद्योगपतियों के, धनवानों के फोटो तो अभी भी नहीं मिलते। लेकिन अब लगने लगे कहीं कहीं धीरूभाई अंबानी के, जो दान ही नहीं देते, शोषण ही शोषण करते। तो इस तरह के लोगों को हमारे समाज में मान्यता नहीं थी, लेकिन अब जाकर के बनने लगी। तो हमारे समाज के शैक्षिक वातावरण में विद्यार्थी जीवन से हर पहलू पे होना चाहिए कि वो व्यक्ति महान है जो समाज के उत्कर्ष में अपना जीवन लगाता है, धन लगाता है, तन मन धन से सेवा करता है। और जब हम ये नहीं करेंगे तो फिर यही हालत होगी
तो आज ऐसी स्थिति बन गई हमारे सरकारी जीवन में, व्यक्तिगत जीवन में, शैक्षिक जीवन में, कि संपन्न वो जिसके पास सबको शोषण करके जिसने धन इकट्ठा कर लिया है, तो भ्रष्टाचार को मान्यता मिल गई। और भ्रष्टाचार की तरफ आप बोल रहे हो कि 80% लोग गरीब हैं और 20% नहीं, आप तो बता रहे हो 80 लोगों पे सारा है। 130 करोड़ में 80 लोग इतने हैं, तो किस कारण से हैं? इसलिए कि उन्हें लगता है कि हमारी मान्यता है, हम बहुत बड़े हो गए हैं। तो ये समाज में हमें बताना पड़ेगा कि बड़े का मतलब क्या। बड़े नहीं हो गए आप, शोषण का पहाड़ हो गए, तो इसे खोदना जरूरी है। अब खोदना मना है, पुलिस तो उन्हीं की सुरक्षा के लिए, पुलिस नहीं आप जाओगे तो आपको ही मानेंगे। तो पुलिस भी उन्हीं शोषक लोगों का, भ्रष्ट लोगों का सम्मान करती है। तो हमारे संविधान में भी ये त्रुटि है। तो अब ये पूरा सिस्टम ही बदलना है, सोच बदलना है, व्यवहार बदलना है। जी, आपने बहुत अच्छे से ये प्रश्न को टैकल किया, बताया। लेकिन जैसे हमारे शास्त्रों में भी कहा गया है, नहीं वित्तेन तर्पणीयो मनुष्य, मनुष्य जो है कभी वित्त से और धन से तृप्त नहीं होता है। और जैसा आपने उपनिषदों का भी वर्णन किया कि एन त्यक्तेन भुंजी था माँ ग्रथा कस्य सिद्धनम, यानी आदमी को जो जीवन जीना चाहिए वो त्याग पूर्वक जीना चाहिए। तो आपका जो है बहुत बहुत आभार। मैं इससे आई हैव अ क्वेश्चन, लाइक हिस्ट्री में एक नैरेटिव सेट किया गया है भील कम्युनिटी को लेकर के, स्पेशली कि एकलव्य जो थे वो भील कम्युनिटी से थे, कैसे उनका एक्सप्लॉयटेशन किया गया द्रोणाचार्य जी के द्वारा। तो आप जब कम्युनिटी के साथ रहना शुरू किए, तो ये जो यूनिवर्सिटीज में नैरेटिव पढ़ाते हैं कि एकलव्य का एग्जाम्पल दिया जाता है कि वो भील कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करते हैं, शोषण को रिप्रेजेंट करते हैं, उसको बेस बना करके सबअल्टर्न हिस्ट्री और पता नहीं क्या क्या नया फ्रेमवर्क लेकर के आया गया है। इस कम्युनिटी के साथ रहने के समय के पूरे दौरान आपका क्या एक्सपीरियंस रहा कि कास्ट डिस्क्रिमिनेशन जिस तरीके से यूनिवर्सिटीज में पढ़ाते हैं, किताबों में बातें करते हैं, क्या वो वही रूपरेखा है या फिर उससे टोटली डिफरेंट एस्पेक्ट है कास्ट का? चलिए, आपने अच्छा ही प्रश्न पूछ लिया। झाबुआ और उसके आसपास के जो जिले हैं वो भारत के भीलों के सबसे अधिक निवास स्थानों में से एक है। झाबुआ 2.5 करोड़ से ज्यादा भील और भील से जुड़े हुए समाज यहाँ रहते हैं। और ये वो स्थान है जहाँ गुलामी का असर या तो नहीं हुआ है या बहुत कम हुआ है। मुसलमानों के अधीन नहीं रहा, अंग्रेजों के अधीन नहीं रहा, वो इलाका है। तो ऐसे समय में हम जिस जगत गुरु भारत की बात करते हैं, तो जगत गुरु भारत की बात को देखना हो तो यहीं आके देखना चाहिए और यहीं समझना चाहिए कि वो व्यक्ति कैसा है, वैसा परिवार कैसा है, समाज कैसा है। तो इसे हम नेटिव इंटेलिजेंस ही बोलते हैं। वो यहाँ के स्थानीय परिवेश के कारण जो बनती है, विकसित होती है। स्कूली एजुकेशन उसमें नहीं है, लेकिन वहाँ जीवन मूल्य में आधुनिक तकनीकी के दृष्टि से भी उन्नत व्यवस्थाएं बनी हुई है, न्याय की उन्नत व्यवस्थाएं बनी हुई है। और एकलव्य की जो आपने बात करी वो सचमुच नैरेटिव है। एकलव्य हिरण्यधनु के बेटे थे। हिरण्यधनु राजा के सेनापति थे। तो सेनापति ऐसे कोई ऐसा अभावग्रसित व्यक्ति नहीं थे। वो तो महाभारत की कथा है। तो महाभारत की कथा में एकलव्य भील कोई दयनीय स्थिति के नहीं थे, पर कौरवों में द्रोणाचार्य को सशर्त पढ़ाने के लिए, जैसे आजकल ट्यूशन व्यवस्था होती है, वैसी थी राजकुमारों को पढ़ाने के लिए। और वो राजकुमार थे तो बाहर के थे, उनको नहीं पढ़ाने दिया। और जब उन्हें पता लगा कि वो एक अलग प्रसंग है उसमें, मैं तो यहाँ देखने के बाद दूसरी बात समझता हूँ कि एकलव्य गलत ढंग से वाण चलाते थे, अंगूठा से पकड़ के। सही वाण तो उंगलियों से ही चलता है, तो वो और अच्छा चल सकता था। तो वो एक लंबा प्रसंग है। लेकिन एकलव्य हो या सबरी हो, ये जो प्रसंग हमारे यहाँ दोनों तरफ से गलतियां हो रही। एक तो वे लोग हैं जो नैरेटिव सेट कर रहे हैं कि भारत में जाति, पंथ,
छुआछूत ये तो थी, परंतु जिन घटनाओं को दिया जा रहा है उन घटनाओं का संबंध इन बातों से नहीं। घटनाएं हमारे यहाँ थी, छुआछूत के कारण हमारे देश में बहुत नुकसान हुआ, हमारे यहाँ असमानता बढ़ी, ये सही है, लेकिन जिनका उदाहरण दिया जाता है वो घटनाएं इसको पुष्ट नहीं करती, वो नैरेटिव सेट करती। तो शबरी माँ भी भीलनी थी, और शबरी माँ ही इकलौती ऐसी थी जो रावण के आतंक से डरी नहीं। वहां के जो ऋषि मुनि थे, आजकल के विश्वविद्यालय के जैसे प्रोफेसर ट्रांसफर के डर से डरते हैं, ऐसे ही रावण के डर से उस समय के कुलपति सीता को कहाँ ले गए रावण ने कोई बताने को तैयार नहीं था। तो राम को हर बार बोलते थे कि आपको सही सलाह सबरी दे सकती, और सबरी के पास गए, सबरी निडर थी, सबरी ने उनको बताया कि तुम इधर उधर घूम रहे हो, कहीं जाने की जरूरत नहीं, तुम्हें विश्वास व्यक्ति चाहिए, विश्वसनीय व्यक्ति है सब सुग्रीव, लेकिन वो उसके भाई से प्रताड़ित है, और भाई लोभी लालची है, वो रावण से शक्तिशाली है, सीता को दिलवा सकता है लेकिन पलटी भी खा सकता है, इसलिए आपको विश्वसनीय व्यक्ति की जरूरत है, तो सुग्रीव से मित्रता करो, उसकी सहायता करो, वो आपकी सहायता करेगा। तो सबरी को हमारे सामने जैसा प्रस्तुत किया जाता है, जैसी उसकी इमेज बनाई जाती है, वो इमेज तो ऐसी है कि गरीबणी है, अपाहिज है, भक्ति में लीन है, पर मैं समझता हूं उस जैसी निडर, साहसी, राजनीतिक समझबूझ वाली माँ, इस तरह का उसका व्यक्तित्व था, वो हमारे पंडितों के व्याख्यानों में भी नहीं आता। तो दोनों तरफ से समस्या है, एक तो नैरेटिव सेट करने वाले और एक अंदर से जो उनके पक्ष में खड़े हुए। तो पक्ष में खड़े हुए भी बंदर के हाथ में उस तरह जैसे, पक्ष वाले भी सही बात नहीं बता रहे हैं और विपक्ष वाले भी गलत ढंग से प्रस्तुत कर रहे हैं। हमें इतिहास को पूरा पढ़ना पड़ेगा, आधा अधूरा पढ़ने के कारण ये हमने सुन लिया और उतना ही मान लिया, उसके आगे पीछे कुछ भी बात नहीं बताते। जैसे अभी एक नैरेटिव सेट बताया कि भाई रावण तो बड़ा विद्वान था, बड़ा ये था, भाई तो उसके भाई को ही तो बनाया राजा, और कोई दूसरे को थोड़ी बनाया। यदि हनुमान थे तो सुग्रीव भी थे, बाली को मारा तो सुग्रीव को राजा बनाया। तो वहां कोई हमने अपना प्रभुत्व स्थापित किया हो, राम ने अपना प्रभुत्व स्थापित किया हो, तो जब हम किसी घटना को सुनने के बाद उतनी को ही परिपूर्ण मान लेते हैं, इसके कारण भी भ्रम पैदा होता है। और ये नैरेटिव सेट ही तभी होते हैं कि जब हमने जितना उदाहरण लिया आधा, और आधे उदाहरण के आगे की घटना नहीं देखी और बाद की घटना नहीं देखी। तो हम एकलव्य की कहानी सुनेंगे तो एकलव्य का जन्म भी है, उसका पिता भी है, पिता सेनापति है, सेनापति किसी राज्य का है, तो उसको दीनहीन कैसे बता सकते। और वो एक लालसा से आया था पढ़ने के लिए, और उसमें बड़ी नेटिव इंटेलिजेंसी, बड़ी प्रतिभा थी जो अर्जुन में भी नहीं थी, जो कर्ण में भी नहीं थी, और उसे अर्जुन वो उसके जो अर्जुन में भी तो थी नहीं, लेकिन द्रोणाचार्य उसे नहीं दे पाए वो ज्ञान, बल्कि वो तो द्रोणाचार्य में भी नहीं थी उतनी योग्यता। तो हमारे विश्वविद्यालयीन इतिहास में आज भी तो ऐसे कई एकलव्य घट जाते हैं जो प्रोफेसरों की गलत नियत से, गलत नीति से, और उनके साथ दोहरा व्यवहार होता है। अब हम नैरेटिव सेट करें तो कर सकते हैं। तो मेरा अनुभव ये है कि भील समाज हर प्रकार की प्रतिभा से संपन्न है, हर तरह की सामाजिक व्यवस्था करने में निपुण है। अवसर मिलेगा तो वो प्रकट हो जाता है। बॉलीवुड और हॉलीवुड की पिक्चरों से देख देख करके जो नैरेटिव बन गया है कि भील ऐसे हैं, अपाहिज हैं, आतंकी हैं, लूट मार करते हैं, बलिदान करते हैं, बलि ले लेते हैं, तो ये हॉलीवुड की पिक्चरों में देख करके जिन्होंने बनाया हुआ है उन व्यक्तियों को कैसे समझाया जा सकता है। वो तो यहाँ आए, इमेज और रियलिटी, इमेज जो बनी है उसको सही करना है तो यहाँ पे आकर के देखें, और जब यहाँ पे आकर के देखेंगे तो उनके द्वारा बनी हुई गलत इमेज भी ठीक होगी और सही इमेज भी बनेगी। सुन के नहीं बनती, क्योंकि हॉलीवुड की पिक्चरों में भयावह स्थिति, बॉलीवुड की पिक्चरों में भयावह स्थिति, अपने व्याख्यानों में भी आधी अधूरी बात है,
तो फिर उसका एक ही तरीका है कि हम अपनी आंखों से जा करके उस समाज के साथ रहें। तो वो एक प्रतिभा संपन्न समाज है, भारत का वो समाज है जहां पर भारत की संस्कृति विकसित हुई, जिसे हम नाम देते हैं अरण्य संस्कृति, जहां उपनिषद लिखे गए। और आज भी मतलब मैं आपको भी ये बात बोल रहा हूँ, 1940 के आसपास भारत की जनता सिर्फ 30 करोड़ थी। तब बांग्लादेश नहीं बना था, तब पाकिस्तान नहीं बना था, तब तो अफगानिस्तान, श्रीलंका भी इसमें थे। इतने बड़े भूभाग में ही 30 करोड़ थे, तो था क्या भारत? अरण्य ही तो था। जहाँ पांडव रहते थे वो अरण्य ही तो था, दिल्ली भी अरण्य ही तो था। हर भारत के बड़े बड़े शहर जंगल ही थे, और जंगलों में जो लोग रहते थे उन्हीं का चिंतन मनन तो हम कहते हैं ऋषि मुनि। अब ऋषि मुनि चूंकि हमने इमेज बना रखी अपनी, तो हम इमेज बनाए तो पैंट शर्ट वाले को भी विद्वान नहीं बोलते ना, पैंट शर्ट वाले रामसर ऋषि है, तो कोई मानेगा ही नहीं इनको कि ऋषि है, क्योंकि वो तो बना ही रखी ना, दाढ़ी होना चाहिए तो दाढ़ी रखा लो। तो दाढ़ी रखाने से कोई ऋषि तो थोड़ी आता है, या कोई वैसी वेशभूषा वो तो रावण ने भी बना ली थी, तो साधु तो थोड़ी आया उसमें, दुर्जनत्व तो था और दुर्जनत्व का उसने प्रयोग किया। तो हमारे अंदर भी एक माइंडसेट हो गया है इमेज को लेकर के, तो वो इमेज को तोड़ना यदि है तो झाबुआ में शिव गंगा ने एक अभियान शुरू किया है, इमेज वर्सेस रियलिटी, अर्थात गांव के लोगों को शहरों के प्रति भी ऐसा बना हुआ है, तो हम यहाँ के लोगों को दिल्ली मुंबई ले जाते हैं, क्योंकि उनका भी तो लगा है ना, ये सब शोषक लोग हैं, और वहां के लोग यहाँ के गांव में रहते हैं। तो ये जो हमारा परस्पर सहजीवन था, आदान प्रदान था, एक दूसरे के घर, जिसे सन्यासी घूमते रहते थे, बताते रहते थे वास्तविकता, अब तो सुनी सुनाई बातें। तो इसके कारण जो भ्रम फैला हुआ है वो भी हमारे लिए समस्या कर रहा है। अब समाज भारत का उन्नत समाज है, गुण संपन्न है, जीवन मूल्यों वाला है। अब ये हम धीरे धीरे कोशिश कर रहे हैं। आपने पूछा तो मैंने बता दिया कि यहाँ पर लोग आए, रहें, देखें, अपनी आंखों से उनके सह जीवन में रहें, तो शायद उनका जो परसेप्शन बना हुआ है, जो इमेज बनी है, वो टूट जाएगी और वास्तविक जीवन के प्रति वो अनुभव कर सकेंगे। बिल्कुल सर। सर एक्चुअली एक बुक में हम पढ़ रहे थे कि ब्रिटिश पीरियड में जब ब्रिटिश ऑफिसर जो थे वो आकर के इस कम्युनिटी के लोगों को बोले कि आप हमको अपना जंगल दे दीजिए, हम आपको उसके बदले में खेती करने लायक जमीन दे रहे हैं और उसके साथ हम आपको आधुनिक तकनीकी दे रहे हैं, ताकि आप जो आग लगा करके या जंगल साफ करके खेती करते हैं उसकी जगह पर आप तकनीकी का यूज करके कम मेहनत में ज्यादा से ज्यादा उपज कर सकते हैं। तो जो मुखिया था उस कम्युनिटी का, उसने सिर्फ एक शब्द बोला कि क्या जो माँ हमको हमारा पेट भरती है, क्या हम उस माँ का कभी छाती चीरेंगे? लिटरली ये उसके टर्म स्टेटमेंट थे। तो वो इंडिकेट करता है कि ये वो लोग हैं जो जमीन से जुड़े हुए लोग थे और इनको किसी की जरूरत नहीं थी, ये लोग सेल्फ सफिशिएंट लोग थे। लेकिन क्योंकि इनके जंगल अब हम कंट्रोल करना शुरू किए, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट कंट्रोल करना शुरू किया, तो इकोनॉमिकली जो प्लांट्स इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से प्रॉफिटेबल थे, सिर्फ उन्हीं प्लांट्स को हम लगाना शुरू किए जंगल के अंदर। एक क्वेश्चन और है सर कि भील कम्युनिटी क्योंकि अपने आर्चरी के लिए जाना जाता है, धनुर्विद्या के लिए, कि ट्रेडिशनली ये वो लोग थे जो धनुर्विद्या में माहिर थे, जिसका जिक्र हमको अग्नि पुराण में भी मिलता है, कई सारे पुराण में मिलता है। तो अभी क्या ये कम्युनिटी धनुर्विद्या को प्रैक्टिस करती है? और अगर अभी भी ये प्रैक्टिस कंटिन्यू है तो क्या हम अपने इंडियन नॉलेज सिस्टम में, जहाँ पे हम टेक्नोलॉजी और साइंस की बात करते हैं, वहां पर हम इनको स्पेस दे सकते हैं कि ये कम्युनिटी के लोग खुद आकर के अपनी बात रखें कि धनुर्विद्या है क्या, उसके क्या प्रोज एंड कॉन्स है, कितने टाइप के धनुष हमारे यहाँ शॉर्ट डिस्टेंस के लिए, लॉन्ग डिस्टेंस के लिए बनाए जाते हैं, ऐसा कुछ किया जा सकता है क्या? देखिए, धनुर्विद्या उसको ऐसा कहना चाहिए अस्त्र शस्त्र की विद्या। अनेक प्रदेशों में अनेक प्रकार के अस्त्र शस्त्र हैं। झाबुआ या वनांचल में धनुष सहजता से उपलब्ध होता है, तो उनके पास है। दूसरे भी अस्त्र शस्त्र हैं, दूसरे भी उनके पास शस्त्र हैं, लोहे से बने हुए भी है। तो ये
विद्या तो आजादी के बाद से जब अपना पुलिस थाने बन गए तो उन्होंने ये छीनना शुरू कर दिए, तो इसलिए अभ्यास तो अब बंद हो गया है, लेना जाना भी बंद हो गया है। पर यहाँ पे बड़ी मात्रा में अभी भी है, इसको संरक्षित करने की, विकसित करने की जरूरत है, क्योंकि ये भारत में धनुर्विद्या एकाग्रता के लिए बहुत अच्छा पाठ था। धनुष चलाना किसी भी छात्र के लिए एकाग्र होने के लिए बहुत अच्छा माध्यम था। वास्तव में शिक्षण विधि का ऐसे अंग बनाना चाहिए, क्योंकि धनुष से हुनर विकास भी होता है, सामाजिक उद्यमिता भी होती है, साहस का निर्माण भी होता है और एकाग्रता का संधान भी होता है। तो अभी तो ये बहुत मात्रा में केवल घर में ही बने रह गए हैं, बाहर लेकर के सम्मान के साथ रहना, जैसे बंदूक वाले को, पिस्तौल वाले को जो सम्मान से देखा जाता है, तो वैसा सम्मान तो अब धनुष के प्रति नहीं रहा। वैसे तो सारी चीजों के प्रति सम्मान खत्म होता जा रहा है, तो ये नैरेटिव सेट करने के कारण हो गया है। तो अभी धनुष तो यहाँ है, पर धनुष के प्रति जो बातें हैं वो अभी घट गई हैं। वो उनको नए परिप्रेक्ष्य में और पुराने परिप्रेक्ष्य में भी समझने की जरूरत है कि धनुष केवल सुरक्षा के लिए नहीं, वो छात्र जीवन में एकाग्रता निर्माण करने का भी बहुत अच्छा साधन था। और वो एकाग्रता अच्छी विद्या प्राप्त करने के पहले आना बहुत जरूरी है। तो वह धनुष संचालन से आ जाती है, संधान करना। तो इस तरह की बात है कि धनुष यहाँ पर है, निश्चित रूप से बड़ी मात्रा में। वो भारत के सभी वनांचलों में है। मैं जहाँ तक गया हूँ मुझे तो सभी जगह मिला, छत्तीसगढ़ में भी है, हमारे यहाँ भी है और दूसरे प्रदेशों में भी है। तो ये धनुष विद्या है यहाँ पर। महेश जी, एक प्रश्न मैं पूछना चाहता हूँ रूरल डेवलपमेंट को लेके, क्योंकि कई बार ये देखा गया है कि जो डेवलपमेंट करने जाते हैं वो डेवलपमेंट की जगह मतलब बाकी सब कुछ करके आ जाते हैं। ठीक है, शायद जब जाते हैं तो कोई और कल्पना मन में होती है, या उनको लगता है कि ग्रामीण विकास इस तरह का होता है, हम इस तरीके से कर सकते हैं या कुछ चमत्कार कर सकते हैं, तो जिसको हम कह सकते हैं अभारतीय दृष्टि है। तो भारतीय दृष्टि और अभारतीय दृष्टि ग्रामीण विकास की कैसे अंतर की जाए और कैसे उन चीजों से बचा जाए जिससे हम बजाय ग्रामीण विकास की जगह उसके उल्टा ही नहीं करने जा रहे हैं। तो आपके पास भी बहुत सारे विद्यार्थी आते हैं, या बहुत सारे एकेडमिक से भी लोग आते होंगे, शहर से भी लोग आते होंगे, उनकी कल्पना कुछ शहरी ग्रामीण विकास की बहुत ही अलग होती है। तो इस पे आप कुछ बताएं कि कैसे। ये तो मुझे कई प्रकार के अनुभव आ रहे हैं लगातार कि हम अपने सुख दुख को जो अनुभव करते हैं वैसा ही मानते हैं कि इनका सुख दुख भी वैसा ही होगा। वो कई बार नहीं होता, अधिकांश बार नहीं होता। हमारे सुख दुख की अनुभूतियां अलग अलग प्रकार की हैं, और हम जिस जीवन में पले बड़े होते हैं वो सुविधाएं हमें लगती है कि दूसरे को दे दी जाए, कई बार उसके लिए वो अनुकूल नहीं रहती है। खास करके बड़ी आयु के लोगों के साथ हम बोलते हैं कि भाई हमारे साथ कार में बैठ के चलो, कार जल्दी पहुंचा देगी, फिर भी वो कहता नहीं आप कार से चलो, मैं पैदल आता हूं। तो ये क्या है, माइंडसेट की भी बात है। सुविधाएं कैसी मिलना कैसी नहीं मिलना ये आदमी स्वयं तय कर लेता है सुविधाओं को। तो हम शिवगंगा की ओर से जो भी बाहर के लोग आते हैं, जो समाज में अनेक प्रकार का अपना योगदान देना चाहते हैं, जिनके मन बहुत अच्छे हैं, उनको हम कहते हैं कि आप पहले ये तो सोचो कि विकास की अवधारणा केवल आपके मन में नहीं है। जिस गांव में हम जा रहे हैं उसको भी तो अपना विकसित होने की इच्छा है, उसे भी तो अपने बच्चों के उत्कर्ष की चिंता है, उसे भी तो अपने खेती बाड़ी उद्योग की चिंता है। वो जिस तरह से काम कर रहा है, जिस तरह से विकसित होना चाह रहा है, उसके कार्य में आप इन्वॉल्व हो जाओ और मिल करके काम करो। और जब मिलकर के काम करने के बाद जो काम इवॉल्व होगा वो वास्तव में विकास की प्रक्रिया है। हम अपने ढंग से, कई बार आप घर में देखें बच्चा खेलता रहता है, जब खेलता हुआ बच्चा सबको अच्छा लगता है तो उसे उठा लेते हैं, गोदी में उठा लेते हैं, ऊपर छलांग, बच्चा रोने लगता है। तो माँ बाप को, रिश्तेदार को रोना ही अच्छा लगता है, उसको रुलाना अच्छा लगता है। तो भाई बच्चे की तो गति बाधक हो गई। बच्चा तो खेलना चाह रहा था, बच्चा नहीं चाह रहा था कि आप उसे छुएं, क्योंकि वो जिसमें तन्मय था, लेकिन आपको तो पसंद नहीं था ना उसका खेलना।
तो ये शिक्षण प्रक्रिया का भी अंतर है कि कई बार हम प्यार की जगह लाड़ करते हैं। लाड़ मतलब जिसमें अभिभावक को अपने सुख के लिए काम करना है, बच्चे के प्रति, सुख के प्रति काम करना, ये प्यार है। और अपने सुख के लिए, जैसे आप बहुत कपड़े दे दिए, कंप्यूटर दे दिया, अच्छी मशीनें ला दी, ताकि रिश्तेदार गए, आपने बच्चों के लिए बहुत सुविधाएं दी, बच्चे के लिए नहीं दी, आपने अपने स्टेटस के लिए दी, तो ये हो गया लाड़। और बच्चे के विकास के लिए उसे क्या उस समय जरूरत थी, कितने कपड़ों की जरूरत थी, कितने उसे खेलने की जरूरत थी, उसके अवसर उपलब्ध कराना, अपने आप को उसे अटैच नहीं करना। पेड़ पौधा विकसित होता है तो उसकी सुरक्षा और उसका भोजन, बाकी तो वो स्वयं विकसित होता है। तो यही स्थिति हमारे वनांचल के लिए कि बहुत लोग लाड़ प्यार करके उन्हें लोभी लालची बना देते। पुरुषार्थी व्यक्ति को लालची पैसे दे जाते हैं, कंबल बांट जाते हैं, हम उनसे कहे मत ना तो कंबल, कोई ऐसी योजना बनाओ कि उनको कभी कंबल की जरूरत ना पड़े, तो पीछे हट जाते हैं। उन्हें अपने कानों में थैंक यू सुनने के लिए ललक है कि कोई बोल दे कि देखो इन्होंने कंबल बांटे, तो भूखे आदमी ढूंढते रहते हैं। और हम कहते हैं कि भाई आपके अंदर दम होना चाहिए। सुभाष चंद्र बोस ने तो कहा तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। तो लोग खून देने वाले आ गए। अब आपको भूखे भिखारी चाहिए तो आप दाल रोटी लेके आ जाओ, तो भिखारियों का झुंड लग जाएगा। तो समाज के अंदर जैसे चाहिए वैसे लोग मिल जाएंगे। तो समाज के उत्कर्ष में सहभागी बनने का अर्थ ये है कि समाज की जैसी जरूरत है वैसी होने के लिए वहां जो प्रयास चल रहा है उसमें शरीक हो जाना, और उस शरीक होने से दोनों मिलकर के उस कार्य को बढ़ाओ। तो दोनों जब मिलके करते हैं, पिता पुत्र भाई बहन प्रोफेसर गुरु शिष्य, सहनौ भुनक्तु सहवीर्यं करवा भाई, तो जो आखिरी शब्द है सहवीर्यं, हम अपने पुरुषार्थ का प्रगटीकरण करेंगे और वो पुरुषार्थ से जो यश मिलेगा, सफलता मिलेगी, वो वास्तव में महत्वपूर्ण है। और उसमें से जो विद्वेष पैदा होता है वो ना हो, इसका जो साइड इफेक्ट है विद्वेष, तो मां विद्वेषा भाई, वो किसके प्रयासों से सफल हुआ इसकी चिंता मत करो, बस हमारे संयुक्त प्रयासों से हुआ। लेकिन आदमी सोचता नहीं मेरे प्रयासों से हुआ, तो विद्वेष पैदा हो जाएगा, क्योंकि एक एकांगी प्रयासों से थोड़ी होगा। तो ये हमारा अनुभव है कि समाज के उत्कर्ष को जाने वाले हर व्यक्ति ने उस समाज की मनस्थिति से जो प्रयास हो रहा है उसमें शामिल होना चाहिए और मिलकर के प्रयास करना चाहिए। केवल अपना मॉडल वहां लागू कर देना ये सुख सुविधा बढ़ाना नहीं है, उसको जितना चाहिए। जैसे मैं खून देना चाहता हूँ तो भाई कौन सा कितना खून, उसको जितनी जरूरत है वो देना चाहिए। तो हर चीज, उसको भोजन कितना देना उसकी जरूरत के अनुसार। लेकिन हम अपनी इच्छा से कई बार इतना खिला देते हैं उसका पेट ही खराब हो जाता है। हम उतना पढ़ा देते हैं कि वो पागल हो जाता है, माँ बाप ऐसे भर्ती करा देते हैं तो वो पढ़ता ही नहीं है, छोड़ के चला जाता है, घर में नहीं आता, फांसी लगा लेता है। तो ये इसी के परिणाम है कि नहीं हम तो ठेका ले रखा, तुम्हें विकसित करके ही छोड़ेंगे। अभिषेक को अनुभव है जो मैं बता रहा था। बिल्कुल बिल्कुल, ये हमारे जो मध्य प्रदेश के धारणा, बिल्कुल, जब मैं पिछले 2020 में मैं 6 महीने के लिए था, तो इसी धारणा के साथ गया था कि अब जा रहे हैं कुछ समय तो कुछ करके आएंगे, है ना। तो फिर वहां पे जाके बस मैंने एक ही काम किया, समाज को समझा और उसका अनुभव लिया कि वो क्या सोचता है। तो पूरी विकास की अवधारणा जो महेश जी बता रहे हैं कि कैसी होनी चाहिए, उस समाज के, हर समाज की अलग होती है, तो उस समाज में जाके इन्वॉल्व होने से वो समझ में आई। तो फिर वहां से भी कुछ अनुभव बताना चाहेंगे, थोड़े से छोटा सा कोई अनुभव आपका? बिल्कुल, तो एक शिक्षा को लेके अनुभव रहता है। तो ऐसा सामान्य अनुभव ये रहता है कि शिक्षा अगर मिल जाएगी तो वहां पे जीवन उनका उत्कर्ष हो जाएगा। तो शिक्षित कर दो उनको, बस पढ़ाओ जाके। और पढ़ाने का जो भी जो कार्यक्रम है उसमें मुख्य ये ध्यान में रहता है कि पढ़ाना क्यों है, क्योंकि कुछ नौकरी कर पाए, कुछ कहीं पे कुछ ऐसा काम कर पाए। तो उसको करते हुए
एक तो उनका नौकरी करना, उसमें अपने आप में एक स्वाभिमान नष्ट करने जैसा भाव है। और दूसरी बात, नौकरी करने का हम उनको लोभ देके ऐसे जगह पे ले जाते हैं जहाँ पे न उनके पास कोई नौकरी की संभावना है, क्योंकि नौकरियां सीमित है, और ना ही अपने ट्रेडिशनल ज्ञान को ले पाते हैं और अपना कोई उत्कर्ष कर पाते हैं जीवन में। तो ऐसी स्थिति में मैंने कई युवाओं को देखा जो पढ़ भी गए, 12वीं पास भी अच्छे से कर लिया, कुछ लोगों ने कॉलेज भी कर लिया, और जीवन में कुछ नहीं कर पा रहे हैं, और गांव में उनका जीवन रहने लायक नहीं रहा। वो अपने गांव के लिए कुछ नहीं कर सकते, ना अपने लिए खुद कर सकते हैं कुछ। तो ये कॉन्ट्राडिक्शन दिखता है कि पढ़ाई करके भी क्या हुआ। तो नॉलेज होना, पढ़ाई होना चाहिए, लेकिन उसको किस तरह से पढ़ाना है, नौकरी के लिए पढ़ाना है, वो हमारा जो एक बन जाता है हमारे एजुकेशन सिस्टम से, वो गलत है। तो आवश्यकता है, जैसा कि महेश जी कह रहे थे कि जो हम अपना मॉडल लेके जाते हैं और वहां उसी मॉडल से उस समाज को समझने की कोशिश करते हैं। बिल्कुल। आप विजन का अनुभव बताओ ना, विजन का। हाँ, मैं बता देता हूँ। तो इसमें एक विजयन जी अमलियार है, झाबुआ के ही निवासी है। तो उनकी पढ़ाई सिर्फ 8वीं तक की है, और उन्होंने जो भी सीखा अपने अनुभव से सीखा, करते करते। और तो खास उन्होंने एक अपने अनुभव के आधार पे वो चीजों को लेके एक आधुनिक गट्टी बनाई, जिसमें वो मशीन से चलती है, उसका स्पीड भी कंट्रोल है, और किस तरह से उसके अंदर अनाज जाता है वो भी कंट्रोल है पूरा। तो उसका डिजाइन बहुत देखने लायक है। तो उसको देख के ये समझ में आता है कि एक नेटिव इंटेलिजेंस है वहां के युवाओं में, जो पढ़ाई से खत्म ही होती है, ऐसा मुझे समझ में आया। जो मतलब जो अभी जो शिक्षा है जिस प्रकार की, उससे वो उसको उनके अंदर हीन भावना आती है, उससे वो खत्म होती है, ऐसा दिखता है। तो ऐसे अनुभव है जो शायद सोचते हैं तो कैसा ऐसा कैसे हो सकता है। तो इस प्रकार के अनुभव भी आए कई, और उस समाज की जो पोटेंशियल है वो भी समझ में आई है, जो बाहर लेके लगता नहीं है। और तो एक बार मेरा तो सबसे ये कहना है कि एक बार मतलब, अभी हम बाहर से कई बातें करते हैं कि यहाँ का समाज मतलब सुनने के लिए बातें अलग है, लेकिन एक बार जरूर आइए, देखिए, कुछ समय रहिए उस समाज के साथ, और अनुभव कीजिए कि जो हम बातें कर रहे हैं कि एक इतना गुण संपन्न समाज है, वो है क्या वो गुण। और इसमें ये मैं पूछना चाहता हूँ कि कोई ऐसी कला आपने देखी वहाँ पे, जो कि किस तरह से वो कला प्रस्तुति करते हैं वहाँ पे लोग जो रहते हैं वहाँ पे, वो कैसी कला बनाते हैं, कैसे अपने विचारों को अभिव्यक्त करते हैं। बिल्कुल। तो मतलब जब शिवगंगा में तो कुछ ऐसे सांस्कृतिक कार्यक्रम होते रहते थे, और कई बार गाँव में भी जाके देखने को मिलता है। तो एक तो उनके त्योहारों, तीज त्योहार जो होते हैं, वहां पे वो अपना कुछ प्रदर्शनी जो रहता है वो करते थे। उसके अलावा जैसे गीत संगीत है, भजन, ये सब तो होता है। उसके अलावा जो अभिव्यक्ति की बात करते हैं, तो एक ऐसे नाटक और इस प्रकार के कार्यक्रमों में मेरा ऐसा अनुभव आया कि ये समाज बहुत ही इसमें जो युवा जो है उनके अंदर एक कॉन्फिडेंस है, और समझ है चीजों को करने की। तो जैसे होता है ना कि एक स्टेज फियर होता है कुछ लोगों को अभिव्यक्त करना नहीं आता अपने आप को, और क्या शब्दों का चुनाव करे क्या। लेकिन इस समाज के युवाओं में मैंने देखा कि वो बहुत बड़े आसानी से अपने आप को अभिव्यक्त कर पा रहे थे, है ना। तो बात, लेकिन उसमें डिफरेंस ये है कि आप कैसा माहौल बनाते हैं उनके आसपास। अगर आप उनको, वही है ना कि उनके माहौल में रहेंगे तो अपने आप को बड़ा अच्छे से अभिव्यक्त कर पाएंगे। आप उनको एकदम कहीं पे कुछ अजीब सा दिखा दें, कुछ अजीब सी जगह स्थान पे ले आएंगे तो उनके लिए कठिन रहेगा। लेकिन जो उनके अंदर कॉन्फिडेंस था, उसको देख के तो लगता है कि मतलब मैं कंपेयर करूं अगर,
तो मैंने अपने जीवन में, जो मैं थोड़ा शहरी जीवन से हूँ, उनके बच्चों में ऐसा कॉन्फिडेंस कभी नहीं देखा। तो इस प्रकार के अनुभव रहे हैं। हाँ, धन्यवाद अभिषेक जी अपना अनुभव शेयर करने के लिए।